नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वाकई में जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, जिस तरीके से पहलगांव में श्रद्धालु या कहे कि सैलानियों को मारा, उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। और क्या वाकई में जवाब के लिए तारीख तय हो चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस सिविल डिफेंस की शुरुआत 1962 में की गई, उसके बाद 65, 71, 1999, उसके बाद संसद पर हमला और ना जाने कितने अटैक। लेकिन 1971 में इस तरीके का माहौल बना था जब बाकायदा सब कुछ चेक किया जा रहा था, सिविलियंस को समझाया जा रहा था कि आपात स्थिति में क्या हो सकता है, सायरेंस को चेक किया जा रहा था। इसके अलावा कैमोफ्लेज यानी कि अपनी महत्वपूर्ण इमारतें, कारखानों को ढकने की एक व्यवस्था करने की ट्रेनिंग। क्या वाकई में भारत एक जंग की तरफ जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के कई टुकड़े करने की तैयारी? क्योंकि 1971 में जब इस तरीके से ट्रेनिंग की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। इस बार क्या वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी जंग की शुरुआत होने वाली है जो एक करारा जवाब पाकिस्तान को होगा, आतंकिस्तान को होगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में 244 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल का फैसला ये बता रहा है कि ये जंग से पहले का वो काउंटडाउन है जिसके बाद तारीख का ऐलान होगा। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे। हिंदुस्तान पहले दिन से तैयार है और पहलगांव घटना के बाद से वो बदले की मांग कर रहा है, लेकिन इस बदले में हर किसी की भूमिका अलग तरीके से होगी। तो चलिए सबसे पहले यह समझिए कि मॉक ड्रिल का मकसद क्या है। दरअसल हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन इस दौरान बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट होगा, उस वक्त उठाए गए कदमों को रिव्यू किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाने की ट्रेनिंग होगी। लोगों से जगह खाली करवाकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने की ट्रेनिंग होगी। आम जन की मददगार टीम जिसमें फायर फाइटर्स, रेस्क्यू अभियान का प्रबंधन करना, इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू करना, एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस को भी इस दौरान चेक किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि मॉक ड्रिल की जरूरत क्यों है? जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। यह मॉक ड्रिल नागरिकों में आत्मविश्वास जगाती है, आपात स्थिति में घबराहट को कम करती है, प्रशासन को तैयारियों का मूल्यांकन कर कमियां सुधारने का अवसर देती है। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा क्योंकि सर्वोपरि होती है, इसलिए नागरिकों को मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। प्रशासन के निर्देशों का पालन कर अफवाहों से बचना चाहिए। यह अभ्यास व्यक्तिगत सुरक्षा और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। चलिए यह भी देखिए राजस्थान के किन किन शहरों के अंदर मॉक ड्रिल होने वाली है, क्योंकि इसको 3 कैटेगरी में बेसिक तौर पर बांटा गया। पहली है कैटेगरी 1 यानी कि सबसे संवेदनशील, इसमें कोटा और आवत भाटा है, जहां अपने बिजली संयंत्र है, परमाणु से जुड़े और अन्य। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 2 जिसमें अजमेर है, अलवर है, बाड़मेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, भिवाड़ी, नाल, बीकानेर, श्री गंगानगर का सूरतगढ़, आबू रोड, सिरोही का और अजमेर का नसीराबाद। जबकि जो कैटेगरी 3 है उसमें जयपुर से फुलेरा, नागौर है, जालोर है, ब्यावर है, लालगढ़ है, श्री गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, पाली है और भीलवाड़ा है। तो क्या वाकई में तारीख तय हो चुकी है? क्योंकि हिंदुस्तान एकजुट है, पार्टियां एकजुट है पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए। और क्या फुल एंड फाइनल रिहर्सल है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। कर्नल देवानंद जी, मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूं जो इस वक्त लगभग 50+ है और जो हिंदुस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन है। क्या उसके लिए एक ऐसा मौका है जहां वो समझेगी कि जंग के दौरान के हालात कैसे हो सकते हैं, उनकी भूमिका क्या हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर शायद 1971 की जंग की उन यादों को नहीं समझ रहे होंगे, उनके मस्तिष्क में भी नहीं होगी जब इस तरीके से ड्रिल की गई होगी।
बिल्कुल सही बात है विजेंद्र जी आपकी। और जिस प्रकार से ये फैसला किया गया भारत सरकार द्वारा कि कल के दिन मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया जाएगा और पूरे देश के अंदर जो, और ये मॉक ड्रिल जो है ये अकेले मैं एयर रेड्स के खिलाफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए पहले परिप्रेक्ष्य बताना चाहूँगा। जो पुराने दौर की जो मॉक ड्रिल, जो हमारी जनरेशन जिन्होंने 71 के दौरान कुछ आवाज़ें सुनी थी, वो आज के दिन एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि आज ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि वो जो जनरली उस समय चर्चाएं होती थी तब बिजली गांव में होती नहीं थी और इतनी कोई पॉपुलेशन नहीं थी। आज की जो मॉक ड्रिल की अहमियत इसलिए बढ़ रही है, एक तो हमारे जो सिविलियन नागरिक हैं उनकी सुरक्षा युद्ध के हालात में किस प्रकार की जाए, नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका और सेना के जो रियर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका, उसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से सिविल नागरिकों की मदद करेगा, और लास्टली जो मनोबल हमारे नागरिकों का है वो किस प्रकार से उच्च रखा जाए, अफवाह से दूर रहा जाए, और एक तरह हमने जो दुश्मन कार्रवाई करेगा उसका जवाब देने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक बात है जो बहुत अहम है, मैं भारत इस मौजूदा हालात के अंदर मॉक ड्रिल का एक तरह पूरे भारत सरकार द्वारा कराए जाना एक पाकिस्तान के लिए साफ संकेत है कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। और जिस समय की लोग चर्चा कर रहे थे वो ज्यादा दूर नहीं है जब भी फैसला किया जाएगा। तो मनोबल पाकिस्तान का इससे सरतीय टूट रहा है। वो सोच रहा था कि जब तक इस तरह की नहीं होगी भारत सीरियस नहीं होने वाला, वो संकेत क्लियर चला गया है। अब यहां पर दो चार बिंदु जो हैं मुख्य हमारे सामान्य नागरिकों के लिए, देखिए सायरन की चर्चा सब कर रहे हैं, पर सायरन बजेगा तब क्या आपको एक्शन करना है वो डिटेल्ड सामान्य समय पर रिहर्सल की गई होंगी। मुझे नहीं पता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारे सिविल डिफेंस के हर स्टेट के अंदर सिविल डिफेंस है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके अंदर उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से सायरन बजा है और कौन सा सायरन बजा है। एक ही सायरन नहीं होता है, एक सायरन होगा हवाई रेड का, एक सायरन होगा उसके अंदर भी हवाई रेड के अंदर भी परमाणु हमले का भी हो सकता, विभिन्न प्रकार के सायरन की जानकारी। और जो मोटे तौर पे सिविलियन हमारे जो नागरिक हैं, सामान्य इवन अपना जो ये है जगह, अगर सायरन बजता तो क्या कार्रवाई करनी है उनका बताया गया होता है। मोटे तौर पे यह है कि आपको ऐसी सुरक्षित जगह जाना है जहां पर हवाई हमला होता है तो आप अपने आप को सेफ रखें। वो अंडरग्राउंड हो सकता है, बंकर हो सकता है, और जिस प्रकार की कार्रवाई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सायरन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि येलो अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है, उस तरीके से अलग अलग सायरन हो सकते हैं। और इसलिए कॉमन मैन के लिए बहुत जानना जरूरी है, और इसलिए मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा। फर्स्ट इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि हम अलग अलग जगह से आपको इसकी तस्वीरें दिखा पाएं और समझा पाएं कि कल जो मॉक ड्रिल है वो कैसे है और उसमें आपकी भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित होगी। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, क्या वाकई में एक काउंटडाउन है, पहला सवाल। और दूसरा, क्या राजस्थान के अंदर हमारी सिविल डिफेंस इतनी मजबूत है कि इस जंग के लिए तैयारी के दौरान वो सब कुछ सिविलियंस को मिनिमम वक्त में सिखा सकती है? देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि राजस्थान का सीमा क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगता है वो करीब 1098 किलोमीटर का लगता है। तो राजस्थान बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जहां पर हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और दूसरा कैटेगरी वो है जहां पर कि हमारी रक्षा संबंधित उपकरण और रक्षा संबंधित सेना का संगठन है, और तीसरा जो कि पास में है, नियर इस बॉर्डर लाइन से काफ़ी नज़दीक बड़े शहर हैं। तो बेसिकली हमारा देखिए, जब पहलगांव में जो जिस तरीके से पाकिस्तान की जिस तरीके से उन्होंने अपराध किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके भाव भंगिमाओं में बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बड़ा उसको झटका लगने वाला है। और देखिए, जो पहले ही उस अलर्ट में हमने कई सारे निर्णय लिए, सिंधु जल समझौता कैंसिल किया, वीज़ा, बॉर्डर सील किए, ये सारे पहले जो फर्स्ट फेज वाले रिएक्शन थे वो हमने कर दिए हैं। अब हम कूटनीतिक रूप से चारों तरफ से हम उस आराम से हमारे रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। एक एक जो नेवी है और एयर चीफ मार्शल्स हैं, आर्मी हैं, मुख्य सलाहकार हैं, सभी को ले जाकर के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि
हम आक्रमण करें तो क्या, वो आक्रमण करें तो क्या, रिटेलिएशन में क्या, किस तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत वेल प्रोग्राम्ड है सर। लेकिन ये मॉक जल्दबाजी ड्रिल ना भी होना है भी और पूरा वक्त देना भी दुश्मन को वक्त देने के बराबर होता है। देखिए विजेंद्र जी, ये जानकारी आपको होगी कि तुर्की ने अपना युद्धपोत उतार दिया है। देखिए, इसका मतलब तुर्की सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि वह जंग हो सकती है, इसलिए तो तुर्की ने अपने युद्धपोत को उतारा है। नाश्ता खाने थोड़ी ना है। प्लान्ड वे में काम आधे से ज्यादा हम युद्ध जीत लेते हैं, और अनप्लान्ड होके, अनमैनर होकर के अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई अधूरी होती है। हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि मॉक ड्रिल का होना सिविलियंस में क्या देशभक्ति की भावना के ज्वार को सर्वोच्च ले जाने की प्लानिंग है? पहला सवाल, क्योंकि जंग अक्सर सिविलियंस नहीं सेना लड़ती है। जरूर राजस्थान के कुछ मोर्चों पर सिविलियंस ने बराबर भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी। दूसरा सवाल, क्योंकि तुर्की ने अपने युद्धपोत को पाकिस्तान के समुद्र में उतार दिया है, और मैं यकीन से कह रहा हूं कि वो नाश्ता खाने चाय पीने नहीं आए हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है, उसने बुलाया। क्या इसलिए सब कुछ किया जा रहा है कि संदेश साफ दिया जाए? और जो हम कहते हैं ना कि विश्व इस जंग में दो हिस्सों में बटा नजर आएगा, तो क्या यह बंटवारा अभी से शुरू हो गया है कि हिंदुस्तान की तरफ कौन और पाकिस्तान की तरफ कौन? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, मुझे समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो भले ही हमें लगे कि भारत सरकार या सेना युद्ध लड़ती है, लेकिन वाकई में पूरा देश युद्ध लड़ता है। लेकिन इस बात का यह भी मतलब नहीं है विजेंद्र कि हमारे जो नागरिक हैं, जो देश की जनता है, वो डरे। सबसे पहले मॉक ड्रिल जो होती है 1971 में हुई, वॉर हुआ। अब मॉक ड्रिल का मतलब यह है कि तैयार रहें आप। विजेंद्र, जब ऑफिस आते हैं या ऑफिस से घर जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट पहनते हैं। आपको 100% ये पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, लेकिन आप सतर्क रहते हैं। कोई स्कूटर चलाता है तो हेलमेट पहनता है, और कोई चश्मा पहनता है, तो कोई हवाई उसमें जाता है तो कुर्सी की पेटी बांधता है। ये वैसी ही तैयारी है, पर ये मैं फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। आप देखिए कितने डिटेल 3 कैटेगरी में उतारा गया है। कोटा रावत भाटा में न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी में 18 शहर है, फिर सी कैटेगरी अलग अलग जिले के हिसाब से किया गया है। ये एक अलग मुद्दा है। और देखिए, जैसलमेर में तो बच्चे स्कूल कॉलेज की ड्रिलिंग भी शुरू हो गई, किस तरीके से उनको बताना है, और ड्रिलिंग पे हमने डिटेल कल से चर्चा भी कर लिया है। लेकिन अब आपका सवाल ये था, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत एक्शन करेगा, ये हम उस एक्शन की तैयारी में हर एक दिन इन बैठकों के साथ, इन फैसलों के साथ एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि बहुत सबसे जो इस पूरे फैसले में शामिल हैं, उनसे हमने ऑफ रिकॉर्ड बात की, तो उन्होंने कहा देखिए फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं होगी, ठोस तौर पर कार्रवाई होगी, और ठोस तौर पर कार्रवाई होने के लिए समय लगता है। और वो भी तब जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री ये ऐलान कर चुके हैं कि हम अब कल्पना के परे जाकर फैसला लेंगे, एक्शन लेंगे। फिर चुन चुन कर मारेंगे, अमित शाह ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया कि लोगों की भावना के साथ होगा। अब क्या है कि यहाँ के लोग, सबसे पहली बात तो ये अपील भी फर्स्ट इंडिया के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ है कि एक तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति में ही सबसे पहले डिसीजन मेकिंग और कामनेस, कि आप शांत रहकर भी कैसे बचा सके अपनों को, अपने आप को, फिर अपनों को, फिर पड़ोस को, फिर अपने शहर को, तो वो पूरी ड्रिलिंग की आपकी तैयारी होगी, खास तौर पे वो युवा। अब अगर ये देखा जाए कि राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत करना है, तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। जाहिर तौर पे यूपी बिहार छोड़िए, राजस्थान छोड़िए, पूरा देश इसमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है। और फिर अगर और राजनीतिक बात करनी है तो फिर ये भी सही है कि 12वीं क्लास के बच्चे जो 16 साल के होते हैं या फर्स्ट ईयर के होते हैं, जो 2029 तक 18 साल के वोटर पहली बार बनेंगे, वो भी इस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और वो याद रखेंगे कि हमारा पूरा जोश जो था वो उनके साथ था। उस मॉक ड्रिल में भी हमने सीखा, समझा। तो इसको अलग अलग तरीके से समझा जाए, लेकिन फिलहाल देश जिस मौके और जिस जगह खड़ा हुआ है, जहां पर वो पूरी तरीके से उसका बदला लेना चाहता है, और बदला ही नहीं, फुल एंड फाइनल करना चाहता है, ऐसी स्थिति में देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान है। एक तरफ तो 12 दिन तक लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, अनप्रोवोक्ड सीज फायर उल्लंघन। दूसरा, यूएनएससी में जाके रोता है, यूएनएससी में कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर देगा। फिर हाफिज सईद का बेटा कहता है कि पानी बंद कर देंगे तो खून की नदियां बहेंगी। तो ये तो है पाकिस्तान का कैरेक्टर। लेकिन इसमें अदिति एक और इंटरनेशनल अपडेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, भाई तुर्की ने अपना युद्धपोत उतार दिया है। अब ऐसे ही थोड़ी ना आया होगा, मतलब पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं ना, और यहां से तो एक और तमाचा है उसके मुंह पर।
कि देखिए सहयोगियों को बुला रहा है जंग के लिए? देखिए, पाकिस्तान के तो आज भी जो भूखा पाकिस्तान है, प्यासा हो ही गया है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके खुद के सांसद इंग्लैंड की टिकट कटा चुके हैं और आधे तो निकल चुके हैं, वो जो है जिसका खुद इमरान खान अपनी जेल में सुरक्षित नहीं है, वो तो मांग मांग के ही तो चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो वैसे भूखा है लेकिन आतंकवाद को उसको खिलाने के पैसे हैं, ट्रेनिंग देने के पैसे हैं, चाहे वो चीन से लेता है, टर्की। देखिए, मिडिल ईस्ट को अगर आप देखेंगे, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के 15 दौरे किए हैं, और टू बी प्रिसाइज इस्लामिक कंट्रीज के 15 दौरे किए हैं। और आप सारी, अब आप ईरान का बात कर लीजिए, इराक का बात कर लीजिए, आप मलेशिया से लेकर आप सऊदी अरेबिया से लेकर सबकी बात कर लीजिए। मैं क्योंकि डिटेल स्टडी के बाद ये आपको कह रही हूं, टर्की को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी सारे देश भारत के साथ भी न्यूट्रल है और पाकिस्तान के साथ भी। और आईओसी की बैठक अगर होगी, वो भले ही पाकिस्तान का इस्लामिक ब्रदरहुड पे सहयोग कर देंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि भारत को नाराज करें और सिर्फ इसलिए भारत के विरुद्ध में जाके खड़े हो जाएं। तो ये हमारी डिप्लोमेसी है। टर्की शुरुआत से हमारे साथ खिलाफ था, फिर भी अब पिछले कुछ सालों में रिश्ते, 2 साल में खासतौर पर रिश्ते बदले, लेकिन जाहिर तौर पर वो मदद मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तान डरा है। इसीलिए कहा जा रहा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है भाई, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इस तरीके की ट्रेनिंग कभी नहीं देखी है। अब चाहे इसको जो जनरेशन मिलेनियम कहलाती है उसकी बात कीजिए, या जो इस वक्त 50 साल की उम्र तक के हो चुके हैं उनकी बात कीजिए, वो एक अलग तरीके का अनुभव करेंगे। देश के प्रति जागरूकता, अपने लिए संजीदगी और खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसका एहसास होगा। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। भरत, क्या वाकई में, क्योंकि 1971 में इससे पहले ड्रिल हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, अब भारत बहुत पावरफुल है उसके मुकाबले तो, और किसी भी लिहाज से देख लीजिए, क्या वाकई में इस तरीके की ट्रेनिंग को हम कहें कि ये ट्रेनिंग हो रही है तो जंग का ऐलान होगा, या हम कहें कि ट्रेनिंग बेहद जरूरी हर साल 2 साल में होनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य जिस तरीके से चल रहा है कभी कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि जितने भी विकसित देश है उनमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार का दायित्व होता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं यही कहूँगा कि भारत देश के अंदर भी समय समय पर इस तरह की जो सिविल मॉक ड्रिल है डिफेंस वाली, वो होनी चाहिए, क्योंकि देश में कभी भी अगर आपातकालीन स्थिति आती है या आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो किस तरीके से अपने सिविलियंस को वहां पर सुरक्षा देनी है, किस तरीके से अगर अटैक होता है तो वहां कहां छुपना है, किस तरीके से निकासी होगी, ब्लैकआउट में क्या होगा, जो हमारे संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, और जो सायरन वगैरह इन सब चीजों की बात हुई, टाइम टू टाइम ये भी अपडेट होते रहना चाहिए। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि ये होना चाहिए। रही बात दूसरी, देखिए संपूर्ण देश के 140 करोड़ लोग आज सरकार से यही टकटकी लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का खात्मा हो। और आपने देखा होगा, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, खड़गे साहब हो, तमाम विपक्षी दल और पूरा देश इसी बात पे सहमत है कि सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करे। अगर इस तरह की कोई ड्रिल का आगाज हुआ है 7 मई को, तो हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई ये चीज हमें ऐलान देखने को मिलेगी। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, लेकिन राजस्थान की अगर विजेंद्र जी बात की जाए तो जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो गंगानगर है, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, ये ऐसी जगह है जो संवेदनशील जगह है, जो कि बॉर्डर के एरिया से टच होती है। तो ये भी ज्यादा सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वहां के जो सिविलियंस है उन सिविलियंस को सुरक्षित रखा जाए, उन सिविलियंस को किस तरीके से वहां पे मॉक ड्रिल का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि इसमें जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी लिया जाएगा, छात्रों को लिया जा रहा है, वहां के लोकल्स वॉलंटियर्स हैं उनको भी लिया जा रहा है, और इस तरह की मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये पहल है और ये होनी चाहिए लगातार। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्योंकि मैं तो इसमें पूरे तरीके से कंफर्म हूं कि बॉर्डर इलाके के जितने भी गांव होते हैं वो पैरेलली सेना ही है, वो सैनिक ही है, और वो जंग का हिस्सा कई बार रह भी चुके हैं, और जंग की सेना की जितनी भी वहां एक्सरसाइज होती है वो बखूबी काफी क्लोज उनके साथ रहते हैं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि एक मॉक ड्रिल अभी हो रही है, 1-2 मॉक ड्रिल और हो सकती है आने वाले दिनों में, ताकि पूरे देश के अंदर एक जागरूकता के साथ ये संदेश रहे कि भाई ये स्थितियां कंफ्यूज नहीं होना है? देखिए विजेंद्र जी, ये जिस मॉक ड्रिल की हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिस की बात है। ये साधारण मॉक ड्रिल नहीं हो रही है कल के दिन, ये मॉक ड्रिल बिल्कुल साफ संकेत है पाकिस्तान को कि जो आप चिंता कर रहे हो उस चिंता के और दबाव में दब जाइए। और भारत की वो इसमें कमिटमेंट दिखा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको पाकिस्तान को भारतीय सेना, भारत के द्वारा प्रताड़ना झेलनी बदला आएगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है इसका। और रही बात जहां तक आप कह रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में,
मैं आपको बता दूं, बॉर्डर एरियाज में जो गांव होते हैं जितने नजदीक दूर वाले, उन सबको इनमें इतने माहिर होते हैं कि उनकी ट्रेनिंग सेना के साथ, बीएसएफ के साथ, बॉर्डर फोर्सेस के साथ उनकी चलती रहती है। पर मोटी चीज मैं इस ड्रिल के एक बता दूं, आगे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान का सजा नहीं दी जाती है तब तक ये ड्रिल समय समय पर, जैसे सुरक्षा एजेंसीज और होम मिनिस्ट्री तय करेगी, भारत सरकार तय करेगी और नागरिकों की इच्छा होगी, तब चलता रहेगा। यहां एक बात और सामान्य सी बात है, इस मॉक ड्रिल को इतना बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बेसिक मुद्दा यह है कि हर नागरिक को पहली बात घबराना नहीं है, दूसरी बात अपने आप की सुरक्षा नॉर्मल कैलेमिटी में कैसे करते हो ये मान के चलो, उसी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है। और उसके बाद कोई कारणवश मे बी एयर स्ट्राइक तो किसी का नुकसान हो जाता है, उसको दवाई पानी। एक लाइन में मुझे बताइए, तुर्की ने जो अपना युद्धपोत उतारा, महज इत्तेफाक है, पहले से प्लान है, या पाकिस्तान घबरा कर दोस्त को बुला रहा है? नहीं, देखिए, ये तुर्की के युद्धपोत का आना बिल्कुल साफ संकेत है कि पाकिस्तान के साथ में तुर्की खड़ा हो गया है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि जब ऐसी स्थिति आज जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर है, तुर्की ही नहीं मलेशिया भी उनके समर्थन में आ गया है, तो ये एक दो कंट्री साथ में आएंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार, हमारी नेवी उनके काउंटर कर रही होगी। उनकी चर्चा की वैसे ही मैं जरूरत पूछ रहा हूं आपसे, तुर्की फिलहाल जो वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं कौन से देश से निर्मित है? रशिया से, अमेरिका से? नहीं, ये तुर्की के सारे रशियंस हैं ज्यादातर, और अमेरिकन भी मिलेंगे, दोनों के साथ इनका। तो ये दोनों देश तो भारत के साथ रहेंगे या नहीं? देखिए, अभी जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं, एक उनके वॉरशिप आने से भारत के ऊपर कोई ज्यादा, हमारी नेवी के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, वो डिस्कशन का मुद्दा भी नहीं है। ये एक सांकेतिक है, तुर्की ने आकर के पाकिस्तान से अपना वो जो अंतरराष्ट्रीय भाईचारा दिखाने का प्रयास किया है, और मुझे पता है जो ही ये संकेत जाएंगे भारत के, आज जैसे गए, अब वो वहां से दुम लगा के भाग जाएगा, उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं दो आतंकी देश एक साथ आ गए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों से वैसे ही दुनिया परेशान है। दुनिया परेशान। अटल खंडेलवाल जी, फाइनल कमेंट सर, कल की प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ है? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि अक्सर दिक्कतें आती हैं। देखिए, ऐसा है, कल 4 बजे हमारे जो मुख्य सचिव है राजस्थान के, वो एक मीटिंग लेने जा रहे, एक सबको संबोधित करेंगे, उसमें वो एक एक चीज को चॉकआउट करेंगे। और जहां तक है, देखिए, ये जो मॉक ड्रिल है, ये जो मॉक ड्रिल हो रही है ना, ये रिव्यू के लिए ही हो रही है। एक इसका बड़ा जो कारण है कि रिव्यू, आप जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, वही देखना चाहते हैं कि इस मॉक ड्रिल में किस किस प्लेस पर कहीं कोई कंट्रोल, सहायक कंट्रोल या कंट्रोल रूम में के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत है, या कहीं पर ये दिक्कतें, कोई सायरन किस किस जगह पर बजना है, बजा नहीं, या कोई कम वॉल्यूम का है, कोई नया अपडेट करना है, डिवाइसेस कोई अलग से तरीके से लानी है, प्रशासन किस तरीके से, चिकित्सा क्षेत्र किस तरीके से अपनी ड्यूटीज करता है, ये सारी की सारी, देखिए, समग्र ये एक ड्रिल है जो ये संकेत देती है कि मतलब बहुत ही परिस्थिति जब अनुकूल ना हो, उस वक्त क्या धैर्य रखना है, एक दूसरे के साथ। अदिति, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में इसको मैं अगर समझूं तो क्या दो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं? एक पाकिस्तान पर कि तू कंफ्यूजन में मर, कि हम कब क्या करने वाले हैं, तू कंफ्यूज रहे। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना कि भाई भारत दबाव में नहीं आना है कि फला देश फोन कर देगा कि भाई जंग में नहीं जाना है, भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि नहीं मानेगा, हम अपने मन की करेंगे। आप तय कर लीजिए कि आपको किधर है, और क्या भारत जो चाह रहा है पाकिस्तान के साथ कि कुछ समझौतों पर सीधी स्थिति हो और कुछ समझौते रिव्यू हो, उसके लिए इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाए कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर खुद कहे कि चलिए ठीक है, रिव्यू करते हैं। हाँ, ओनली ऑन द कॉस्ट कि वो ये कहे कि आज के बाद से आतंकवाद को पनाह मैं नहीं दूंगा, जो कि संभव नजर नहीं आता। तुर्की के जिक्र में वो रक्षा सहयोग तुर्की कर रहा है, इस्लामिक देश है और जाहिर तौर पे इस्लामिक ब्रदरहुड वाली जो स्थितियां हैं, उसके अलावा भी वो कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता है। ये पहले से ही पता था भारत को कि तुर्की सबसे पहला देश होगा जो सपोर्ट में आएगा, लेकिन उससे फर्क इससे नहीं पड़ता क्योंकि इस बार जैसे हमास की तरह हमला हुआ, वैसे ही भारत का रिटेलिएशन भी आप देखिए एक अलग स्तर पर है फिलिस्तीन
फलस्तीन की तरफ। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने आप किस तरीके से जो है स्ट्राइक करते हैं। आपने पहले एयर स्ट्राइक कर लिया, आप देखिए डिप्लोमेसी स्ट्राइक हो रही है, इंटरनेशनल स्तर पर स्ट्राइक हो रही है। यूएनएससी में उस लिहाज से देखा जाए, कूटनीतिक लिहाज से, तो वो रोने गया, लेकिन वहां पर बंद कमरे में पाकिस्तान से ये पूछा गया कि आपने एलईटी इन्वॉल्व था क्या, धर्म के आधार पर आतंकवाद हो रहा है क्या, तो पाकिस्तान अलग थलग। तो इसमें आप देखिए साइकोलॉजिकल, मेंटली तमाम तरीके के प्रेशर हैं। और पानी बंद कर देना तो सबसे बड़ा प्रेशर था कि जब हाफिज सईद जैसे लोग, उनके बेटे ये बोलने लग गए कि पानी नहीं होगा तो खून की नदियां। तो भारत ने इस बार डिप्लोमेसी का स्ट्राइक का सबसे हाईएस्ट लेवल चुना है, तो मिलिट्री स्ट्राइक का भी सबसे हाईएस्ट लेवल होगा। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करना देवानंद जी आपका भी शुक्रिया, भरत मेघवाल जी और अटल खंडेलवाल जी आपका भी शुक्रिया। कल के लिए तैयारी, और इसको छोड़ दीजिए। दरअसल तुर्की का जो युद्धपोत है वो सिर्फ अपनी सरकार को एर्दोगन वहां बचाना चाह रहा है, क्योंकि वहां उसके खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह है। वो एक आतंकी देश के साथ खड़े होकर अपने वहां की कट्टरता के वोटर्स को हासिल करना चाहता है। लेकिन भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मानकर चलिए जल्द वो दिन आएगा जब बदला लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त और तारीख सेना तय करेगी, और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।